चलो तो आज का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीजी टेट परीक्षा 2022 विषय हिंदी। चलो देखते हैं 2022 के हिंदी विषय के प्रश्नों को किस तरह से हल करना था। तो ये आ गया हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। ऑप्शन सी इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। और ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब ऑप्शन ए बी सी क्यों गलत है जानते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं तो अनेक शब्द वैसे भी बहुवचन है, लेकिन अनेक बहुवचन शब्द का अनेकों कहना गलत है, तो इसलिए इसमें अनेकों जो शब्द दिया है वो गलत है। अनेक शब्द ही बहुवचन है तो उसका अनेकों नहीं कह सकते और बहुवचन का बहुवचन नहीं बनाते। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, कसरत नहीं होता कभी भी गाने का, रियाज होता है, रिहर्सल अंग्रेजी में, या अभ्यास, कसरत नहीं होता। तो कसरत शब्द गलत जगह में लगा। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है ऐसा होता की है, इसमें किस जो शब्द है वो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त लगा हुआ है। तो इस तरह तीन ऑप्शन इसी कारण गलत है। तो ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये सही है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल साहित्य। पुस्तक में टेलीविजन दिया है लेकिन टेलीविजन सही नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर में भाषा सीखने में सबसे ज्यादा सहायक होता है बाल साहित्य इन चारों ऑप्शन में, क्योंकि कंप्यूटर में भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसी को पहले समझना पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो प्राथमिक स्तर के बच्चे कम जानते हैं। समाचार पत्र में बहुत कठिन कठिन शब्द भी होते हैं, बच्चों के स्तर का शब्द कम होता है, तो बाल साहित्य सबसे बेस्ट है। टेलीविजन में भी बहुत बच्चों के स्तर का ध्यान रखें कोई जरूरी नहीं है। बाल साहित्य का है तो बाल साहित्य माने बच्चों के लिए जो कॉमिक्स यानी बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो कहानी चुटकुला छोटे छोटे साहित्य जो लिखे जाते हैं, हो उसमें कविता होता है, पहेलियां होता है, बच्चों के लिए जो पुस्तक मिलता है ना बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए, उसको बोला जाता है बाल साहित्य, जिसमें छोटे छोटे कविता छोटे छोटे प्रेरक कहानी ये सब रहता है उसमें। ठीक है, इसीलिए भाषा संबंधी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये बाल साहित्य। अब देखें उपसर्ग युक्त शब्द है। भिक्षुक, परिधि, मृगया या इच्छा। परिधि। परिधि बिल्कुल सही जवाब है। परि धन धी से बना है। धी का अर्थ होता है किनारा, चारों तरफ की जो सीमा या किनारा को बोलते हैं धी। तो परि माने होता है चारों तरफ, तो वृत्त जब हम इस तरह बनाते हैं तो ये जो परिधि है वो क्या दिखाता है? परिधि वास्तव में एक वृत्त के चारों तरफ की सीमा को, इसीलिए इसका नाम परिधि पड़ा है। तो परिधि में ये जो परि
शब्दांश है वो उपसर्ग है दरअसल। भिक्षुक शब्द भिक्षा से बना है, तो भिक्षा से बना है तो शुरू का शब्द या शब्दांश उपसर्ग नहीं हो सकता। मृगया में मृग शब्द मेन शब्द मुख्य शब्द है, तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखें। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? बहुभाषिकता कहने का मतलब एक से अधिक भाषा, जिस कक्षा में बोला जाता हो, पढ़ा जाता हो, लिखा जाता हो। कौन सा होगा? ऑप्शन ए तुम्हारी बहन का क्या नाम है। ऑप्शन बी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं उस कंडीशन में जिस भाषा का बोलने वाला रहेगा वो अपनी भाषा में क्या बोलता है वो बताएगा। तो हम अनेक भाषाओं में माँ को क्या क्या कहते हैं ये जान रहे हैं, माने जान सकते हैं। तो वहां पर एक से अधिक भाषा पर चर्चा या गतिविधि हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बहन का नाम बताएगी तो वो एक ही भाषा का होगा। महक किसी एक से परिचित होंगे। क्या खाया तो वो बस क्या खाया उसका नाम बता देगा। तो यहाँ पर एक से अधिक भाषा पर चर्चा या गतिविधि नहीं हो रहा है बाकी तीन ऑप्शन। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तथ्यात्मक प्रश्न है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए 8 से 10 माह, ऑप्शन बी 6 से 7 माह, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। 6 से 7। ठीक, ऑप्शन बी 6 से 7 माह में बच्चा सामान्यतः ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, ध्यान से सुनता है। कभी भी उसको बुलाते हैं कुछ नाम से, कुछ नाम रखे रहते हैं, बुलाते हैं उस नाम को ध्यान से सुनता है, तुरंत देखता है। ठीक, अगला देखें। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अक्षर, अर्थ, शब्द, वाच्य। शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, क्योंकि शब्द सार्थक होता है। वर्ण वर्ण के साथ जब कोई स्वर वर्ण जुड़ जाए या मात्रा जुड़ जाए तब जो बनता है वो कहलाता है अक्षर। यानी जैसे क, इस तरह हलंत वाला क एक वर्ण है, इसमें अगर ये ऐसे क लिख दे तो ये इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये क अक्षर है, लेकिन हलंत वाला क एक वर्ण है। उसी तरह अ एक वर्ण है और एक अक्षर, दोनों है। स्वर वर्ण जितने भी हैं अक्षर भी कहलाएंगे, वर्ण भी कहलाएंगे, लेकिन व्यंजन में हलंत वाले वर्ण जो व्यंजन है वही वर्ण कहलाएंगे। अगर वो बिना यानी स्वर सहित अगर उसको लिखे हैं, चाहे आ की मात्रा डाल दे, ओ की मात्रा डाल दे, ए की मात्रा डाल दे, तब वो वर्ण से अक्षर बन जाता है। तो अक्षर वर्ण सार्थक नहीं होते। जब इन्हीं वर्णों या अक्षरों के समुदाय से जो शब्द बनता है, मिलने से जो शब्द बनता है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है अ, आ, उ, ऐ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बाकी आ, उ, ऐ दीर्घ स्वर है। चलिए देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए वत्स, बी खेत, सी पिता, डी राय। ऑप्शन नंबर ए वत्स। ऑप्शन नंबर ए वत्स बिल्कुल सही जवाब है। वत्स मीन्स होता है पुत्र। वत्स मीन्स पुत्र,
और इसका एक पहचान है, कभी भी तत्सम शब्द में आधा अक्षर का बहुतायत पाया जाता है, यानी आधा अक्षर वाला ज्यादातर शब्द तत्सम शब्द ही होते हैं। तो इसमें वत्स संस्कृत का शब्द है और तत्सम माने ही होता है, तत्सम का अर्थ होता है कि सम यानी समान। तत्सम का अर्थ होता है तत् माने उसी के और सम यानी समान। तो उसी के समान यानी संस्कृत के शब्दों के समान जो लिखा हो, सेम टू सेम लिखा हो, संस्कृत का ही शब्द लिखा हो, तो वो तत्सम होता है। और तद्भव माने होता है उसी से उत्पन्न, यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, बना हुआ हो, संस्कृत ना हो, वो तद्भव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए वत्स। खेत और पिता, राय, ये सब तद्भव शब्द है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लड़का पुस्तक पढ़ता है बिल्कुल सही है। बहुत सरल प्रश्न था। देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए कह रहा है तुम खाओ, ऑप्शन बी क्या तुम, ऑप्शन सी उसने खा लिया होगा, ऑप्शन डी यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो जान लो सभी जो वाक्य है वो किस तरह का वाक्य है। तुम खाओ ये यहाँ आदेश दे रहा है, तो ये आदेशात्मक वाक्य है। क्या तुम खा रहे हो, प्रश्न चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये एक काम कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, ये संदेह, ये है संकेतवाचक। इसको बोलते हैं संकेतवाचक। जब एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा। तो यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, इस तरह पहले कोई काम होगा उसके बाद दूसरा काम होने का भाव आए तो वहां संकेतवाचक होता है। और उसने खा लिया होगा, अब वो खा लिया होगा कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं हो रहा है कि खाया, नहीं खा भी सकता है, खा भी लिया होगा या नहीं भी खाया होगा। तो यहाँ संदेह है, इस वाक्य में क्रिया के होने का संदेह है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। ठीक, चलो इस अनुस्वार युक्त शब्द है। कार्य, अग्र, अंगूर, गांव। अंगूर। बिल्कुल सही जवाब, अंगूर बिल्कुल सही जवाब है। अंग की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इस तरह जो चंद्र बिंदी वाला होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। तो यहाँ अनुसार अनुस्वार युक्त शब्द पूछा है, तो ये अंगूर में जो अंग की मात्रा है वही अनुस्वार है। चलो अब देखते हैं ये 42 नंबर का प्रश्न, निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए चतुरानन, बी चौलड़ी, सी सटरस, डी सतखंडा। सटरस सी। सटरस से ज्यादा ऑप्शन बी लग रहा है। चतुरानन भी कहीं न कहीं, चतुरानन ब्रह्मा को बोलते हैं, को बोलते होंगे, ये भी अन्य अर्थ व्यक्त कर रहा है, लक्ष्यार्थ है इसमें भी। चतुरानन भी लक्ष्यार्थ है। सतखंडा, 7 खंडों का जो समूह, वो कुछ न कुछ कहलाता होगा। चौलड़ी का अर्थ होता है 4 लड़ी। लड़ी मतलब होता है जैसे हम बाल का बेनी बनाते हैं, तो वो 4 बेनी को ऐसे वो बेनी बना दिए, तो चौलड़ी से 4 लड़ी इस तरह बनेगा। तो ये दरअसल द्विगु समास है।
चौलड़ी द्विगु समास में आएगा। संख्यावाची है और लड़ी का यहाँ लक्ष्यार्थ नहीं बन पा रहा है, बाकी में लक्ष्यार्थ बनने का जगह है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला देखें, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़, दल। पहाड़। पहाड़ बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसी में अगर उसका कुछ नाम हो, जैसे हिमालय, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तो ये चोटियों के नाम हैं जिनको पहाड़ बोलते हैं। तो अगर उसका स्पेसिफिक विशेष विशिष्ट कोई नाम है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन संसार में जितने भी पहाड़ हैं पहाड़ कहलाएंगे। पहाड़ बोलने से किसी एक कौन सा पहाड़ कह रहे हैं पता नहीं चल रहा, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लोहा पदार्थवाचक संज्ञा है और दल समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह पहाड़ हो गया जातिवाचक संज्ञा। लोहा पदार्थ के बारे में बता रहा है, तो ये पदार्थवाचक, दल ये समूह के बारे में पता चल रहा है इससे, तो समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। इस तरह पहाड़ हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न देखें, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ होता है, ऑप्शन ए सम्मान नष्ट की, फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ये होगा उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखें 45 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, संस्कृत, हिंदी। ऑप्शन डी पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि जितना भी आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो उसका व्युत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये पहले दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? जो साहित्य है वो कौन है? वेद है। अब वेद किस में लिखे गए हैं? संस्कृत। तो सबसे प्राचीन साहित्य वेद है और वेद संस्कृत में लिखा गया है, तो संस्कृत से शुरू होगा। संस्कृत से आया पाली। पाली भाषा कौन है? ये अशोक के जमाने में, सम्राट अशोक के जमाने में जिस भाषा में पत्थर में संदेश लिखा जाता था, इसे शिलालेख की भाषा भी बोलते हैं पाली को। यानी उस समय पत्थरों में जितने भी अशोक सम्राट ने लेख लिखवाया, संदेश लिखवाया, वो सब पाली भाषा में लिखा हुआ, इसीलिए इसको शिलालेखी भाषा भी बोलते हैं। पाली भाषा ये राजाओं के दरबार में ही तक सीमित था ना, आम जनता इसको नहीं मतलब कम था। फिर प्राकृत भाषा आया, प्राकृत भाषा आया तो ये आम जनता भी वो इस भाषा का प्रयोग करने लगे। आम जनता से थोड़ा ये सभ्य समाज के लोग करते थे, तो उसके बाद लोकल लोग, आम जनता लोग, सामान्य लोग भी फिर अपभ्रंश का प्रयोग करने लगे। अपभ्रंश से फिर ये अवहट्ठ बना है, उसके बाद हिंदी बना है। तो इस तरह से संस्कृत से जो हिंदी तक का जो विकास का क्रम है वो ये रहेगा, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। ठीक। जिस समय संस्कृत था उस समय केवल ये ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में ही था, जो लोग जिनको पढ़ाई का अधिकार था, या जो लोग वेद शास्त्र पुराण ये सब लिखते थे तो उसी में लिखते थे।
अगला देखें 46 निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो। वह जो न करे सो थोड़ा, और उसने कुछ नहीं खाया। तो यहां देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो और सो ये शब्द पहचान वाला शब्द है कि ये कौन सा सर्वनाम है। पता चल रहा है, अगर सर्वनाम का प्रकार पता हो तो इससे पता चल जाता है जो और सो दे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोटी मत खाओ। इसमें जो भी क्रिया हो रहा है वो निश्चित हो गया कि रोटी मत खाओ, ये स्पष्ट हो गया, निश्चय है, निश्चितता को बता रहा है। वह जो ना करे सो थोड़ा है। जो और सो शब्द जब इस तरह वाक्य के बीच में आए वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक स्पष्ट है जो सो वाला। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ अनिश्चितता को दर्शाता है। तो कुछ नहीं खाया ये अनिश्चितता को शब्द, ये शब्द अनिश्चितता को दर्शाता है, तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो एक प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक ये सर्वनाम है इसमें, तभी तो प्रश्न बना है। तो इस तरह कौन सा बचा, रोटी मत खाओ। तो रोटी मत खाओ एक निश्चयवाचक है। चल अगला देखें 47 निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। जो रात को अपने भोजन की तलाश में विचरण करने के लिए निकलता है अपने घर से, अपने घोंसले से, अपने रहवास से, अपने निवास। क्वेश्चन तो ये मतलब अनेकार्थी शब्द कहते। अनेकार्थी नहीं कहे जाते, पर्यायवाची। अब पर्यायवाची उल्लू ही हो ही मेरे काबा की रजनी माने तो रात्रि होते। तो निशाचर यानी जो रात को विचरण करने वाला हो, रात में इधर उधर अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए घूमने वाला हो, वो निशाचर है। हम लोग दिनचर प्राणी है, दिवसचर है, तो उल्लू निशाचर कह सकते हैं उल्लू को। रजनी तो रात को बोलते हैं, मेढक तो मेढक के लिए निशाचर और दिवस दिवाचर ये सब कोई मतलब नहीं है। सेवार शब्द का अर्थ पता नहीं है, उल्लू कंफर्म है। जो कम बोलता है, अगला प्रश्न, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल, वक्ता। अल्पभाषी। बिल्कुल उससे बोलते हैं अल्पभाषी। जो मीठा बोले, कोमल वचन वाले बोलने वाले को बोलते हैं मृदुभाषी। वाचाल जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। वक्ता बोलने वाला को वक्ता बोलते हैं। तो इस तरह सही उत्तर हुआ अल्पभाषी। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द चिंतन, मनन, नश्वर या विचार। ये बना है चीर शब्द से। चीर माने होता है अनंत काल तक, तो चिरंतन माने होता है अनंत काल तक रहने वाला। अनंत काल तक जो रहे वो चिरंतन होता है। तो उल्टा हो गया नश्वर, जो नष्ट हो जाता है। जो कभी नष्ट नहीं होता वो चिरंतन है, और जो नष्ट हो जाता है वो नश्वर है। तो ये है, ये चिरजीवी बोलते हैं, चिरकाल। तो वही शब्द है। चीर का अर्थ होता है अनंत काल या बहुत समय तक वो रहे, और जो नष्ट हो जाए उसका विलोम हो गया नश्वर। चिरंतन का विलोम नश्वर। चिंतन, मनन ये अलग शब्द है। चिंतन, मनन ये पर्यायवाची टाइप का शब्द है। विचार एक अलग शब्द है। तो चीर, इसमें जो चीर शब्द है उसी का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ये रहने वाला।
चिरंतन का अर्थ जो नष्ट हो जाता है वो नश्वर। चलो अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। श्रुति लेख हम लोग इसके लिए उर्दू शब्द उपयोग करते हैं, इसीलिए पता नहीं है। श्रुति लेख माने होता है इमला। क्या बोलते हैं? इमला। हम लोग बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? इमला। चल जी इमला बोल, तुम इमला बोलो, ये लोग लिखेंगे, या सर इमला बोलता है हम लोग लिखते हैं। तो जब कोई बोले और उसको सुनकर हम लिखें तो वही कहलाता है श्रुति लेख। तो श्रुति लेख से ये भाषा के आकलन में क्या होता है? भाषा का आकलन इससे कम होता है तरीका है। बाकी कहानी कहना तो बच्चे को भाषा कितना आता है या भाषा में कितना दक्ष है, कहानी अगर कोई कहेगा तो पता चल जाता है, अच्छे से उसका आकलन हो जाता है। जिस भाषा में मौखिक भाषा का विकास अच्छा हुआ है वो अच्छे से कहानी कहना जानता है। कहानी लिखना तो जिस बच्चे में लिखित भाषा का विकास अच्छे से हो गया वो बढ़िया कहानी लिख डालता है। किसी घटना का वर्णन करना, कहीं कुछ देख के आया है तो उसको जिसका मौखिक भाषा विकास अच्छा से हुआ रहता है वो बढ़िया वर्णन कर पाता है, अच्छे से बता पाता है कि इस तरह ऐसे हुआ करे। श्रुति लेख में क्या है? सुनकर लिखना है, अनुकरण वाला टाइप। तो ये कम प्रभावी तरीका है भाषा के आकलन करने का। इमला बोलना और इमला को सुनकर लिखना। चलिए, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटाना। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना बिल्कुल सही जवाब। बेफिक्री यानी बिना फिक्र बिना चिंता के रहता है कोई तो उसको बोलते हैं ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। नहीं है वाला सवाल है, द्विगु समास नहीं है, ये ढूंढना। पंचवट, पसेरी, चतुर्भुज। बी पसेरी। बी पसेरी बिल्कुल सही जवाब है। द्विगु समास की विशेषता है कि इसका प्रथम जो शब्द है, शुरुआत के जो शब्द हैं या अक्षर है वो संख्यावाची होता है। तो ये पंच शब्द 5 को दर्शाता है, त्रिशब्द 3 को, चतुर शब्द 4 को। तो ए सी डी का जो शब्द है वो संख्यावाची शब्द से शुरू हो रहा है, तो ये द्विगु समास होंगे। पसेरी में संख्यावाची नहीं है तो वो द्विगु समास नहीं होगा। 53, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु, सब्जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तुम किस खेत की मूली हो, वहां जब कहते हैं कि तुम्हारा इसमें क्या अधिकार है, तो अधिकारहीन, स्वादिष्ट, लंबी वस्तु, सब्जी ये नहीं हो सकता। ये तो सीधा उसका अर्थ बता रहा है, जबकि मुहावरा लक्ष्यार्थ होता है, शब्दार्थ नहीं होता। चलो देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न। भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, डी। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। सुनना, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये होता है। इसके कुल 4 चरण जिसमें लिसनिंग सबसे पहले आता है, यानी लिसनिंग को बोलते हैं सुनना। 55 नंबर का देखें, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं?
4 3 1 2। 2। 2 बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जबकि संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक है नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी होता है उसमें। जबकि हिंदी के व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? धनवान होना, असाधारण की तुलना, डी गुण के विरुद्ध नाम। ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ ये निम्न है और राजा भोज उच्च है। तो जब दो ऐसे लोगों या ऐसी वस्तुओं की तुलना करना जिसमें एक का गुण बहुत ज्यादा हो, दूसरा गुणहीन हो या उससे बहुत कम गुणों वाला हो, तब ये हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। 57 देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण, संज्ञा। कारक। कारक बिल्कुल सही जवाब है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहता हूं मैंने खाना खा लिया, तो यहां पर मैं क्या है? सर्वनाम है। ये जो ने है यही कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। खाना संज्ञा है, खा लिया ये क्रिया है। तो ये सर्वनाम और ये दूसरा संज्ञा और क्रिया, इन शब्दों के साथ वो संबंध सूचित कर रहा है। क्या संबंध है उसको बता रहा है। कौन? ये जो ने विभक्ति चिन्ह है जिसे कर्ता विभक्ति चिन्ह कहते हैं, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। संज्ञा या सर्वनाम को के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित होता है उसे कहते हैं कारक। ठीक, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये हो गया हमारा 58 नंबर का प्रश्न। आ गया, भाषा के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। पहला, आंगिक वाचिक लिखित यांत्रिक, बी वाचिक लिखित यांत्रिक आंगिक, सी लिखित यांत्रिक आंगिक वाचिक, डी यांत्रिक आंगिक वाचिक। समझते हैं, समझ के इसको याद रखना। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अपनी जरूरत को वो अंगों के हरकत से बताता है। जैसे रोकर बताता है, हाथ पैर देखना, इधर उधर हिलाता है, पटकता है। जैसे छोटा बच्चा रहता है उसके पास जाते हैं ना, वो जब बोलना नहीं सीखा रहता और वो खुश होता है तो देखना हाथ पैर एकदम जोर जोर से पटकता है, हिलाता है। तो वो अपने अंगों के माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी जो भाव है उसको व्यक्त करता है। ठीक, चाहे रोकर व्यक्त करे, हंस कर व्यक्त करे, मुस्कुरा कर व्यक्त करे। तो हंसना, मुस्कुराना, रोना या हाथ पैर हिलाना, पटकना, ये सब करते समय वो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करता है। तो उस समय वो आंगिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब फिर बाद में वो बोलना सीखता है। तो वाचिक का अर्थ क्या होता है? बोलकर, अंगों के माध्यम के बाद बोलकर। अब बोलने के बाद स्कूल जाता है तो लिखना भी सीखता है। तो जो बोलकर बता रहा था अपनी भाव को, उसको लिखे। उसके बाद आएगा यांत्रिक। यांत्रिक क्या है? लिखकर, बोलकर, पढ़कर, यानी बहुत सारा माध्यम से, संकेत से भी, इशारे से भी कर सकता है। बहुत सारा तरीका उसके पास आ जाता है भाषा को व्यक्त करने का। ठीक, तो यही एक निश्चित क्रम है, इसको याद रखना है। सबसे पहले अंगों के माध्यम से, रोकर, हंसकर, मुस्कुराकर,
फिर वो बोलना सीखता है, स्कूल जाता है तो लिखित, और लास्ट में यांत्रिक सबसे एडवांस रूप है। 59 देखें, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे ड़ा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। ऑप्शन बी, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे। ऑप्शन सी, उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन डी, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी। गिरा मीन्स होता है शब्द। वागीशा सरस्वती का पर्यायवाची है। वाग यानी होता है वाक। वागीशा शब्द बना है वाक धन ईश से या ईशा से। जो वाक यानी आवाज यानी वाणी की जो देवी है, ईशा है, वो वागीशा है। जो वाणी की देवी है उसे वागीशा यानी वागीशा कहा जाता है। और ये सरस्वती के लिए ये शब्द उपयोग होता है वागीशा। गिरा यानी शब्द होता है। कंचन यानी सोना होता है, धातु वाला सोना। वनिता बोला जाता को, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता। क्लियर? गिरा में शब्द, वागीशा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, कंचन सोना को बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। स्वयं ड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। पहले हम उसको अच्छे से सिखाएंगे सहजता के साथ, और उसे फिर बोलने का अभ्यास कराएंगे धैर्य पूर्वक। जल्दबाजी नहीं करना है, न ही उनको सजा देना है, दंड देना है। तो ये 3 ऑप्शन क्यों गलत हुए भाई? उसको सीधी सुनने के लिए दे दोगे तो कोई जरूरी थोड़ी है उससे सीख जाएगा। जब हम किसी को कोई शब्द बोलना सिखाते हैं तब वो हमारे मुंह के हरकत को भी देखता है। ड़ा बोलते समय हमारा मुंह का जो बनावट है वो किस तरह होता है। और सीडी सुनने के लिए देंगे तो सामने वाले का मुंह नहीं दिखाई देगा। उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची दे देंगे, सूची दे देने के बाद उसको तो गलत ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तक तो गलत ही पढ़ रही थी भाई। उसको सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तो खाली दोहराने के लिए कहेंगे तो वो थोड़ा सा उतना सही नहीं हो रहा है। तो अच्छा सिखाना है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता, वागीशा, कंचन। तो इस तरह हमारा 2022 सीजी टेट परीक्षा विषय हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब